अब हम लोग इस छोटे से सेशन में दो या तीन बातों पर दरअसल चर्चा करेंगे। पहली बात है नया रास्ता उपन्यास प्लस निबंध और प्लस पत्र लेखन या पत्र। इन तीन विषयों पर बहुत ही संक्षेप में हम लोग प्रकाश डालेंगे। नया रास्ता उपन्यास की अगर हम बात करें तो इस उपन्यास की चर्चा लगभग पिछले 1 या 1.5 साल से हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको इस उपन्यास के बारे में कोई भी शंका है तो इतना समझने की कोशिश करिए कि इसके दो पात्र सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं वे पात्र दो कौन से हैं। एक पात्र है मीनू, जिसकी जिंदगी की कहानी पूरे एकांकी पर पूरे उपन्यास पर छाई हुई है। और दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है अमित। और जितने भी सारे पात्र इस एकांकी में आए हुए हैं वे सारे पात्र इन दोनों से ही संबंधित है। अगर मीनू से संबंधित पात्रों की हम बात करें तो दयाराम जी आएंगे, वो उसके पिता हैं। फिर उसका भाई रोहित आएगा, जो बहुत कम बात करता है इस पूरे उपन्यास में। आशा जो उसकी बहन है वो आएगी। उसके बाद हम ये देखते हैं इस उपन्यास में उसकी माँ का चरित्र है, वो आएगा। नीलिमा आएगी जो उसकी घनिष्ठ सहेली है। फिर अशोक आएगा जो नीलिमा का पति है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं आलोक आएगा जो आशा का पति है। फिर और अगर चरित्रों की बात करें तो सुरेंद्र आएगा जो नीलिमा का पति है। तो ये सारे चरित्र कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? मीनू से संबंधित है। अब एक बात याद रखिए, कम से कम ये बात ध्यान रखनी है कि मीनू का स्पेलिंग आपका ना बिगड़े। अमित। अब अमित की बात अगर करें तो अमित से कई सारे पात्र जो संबंधित हो जाते हैं। उनमें पहले हैं मायाराम जी जो कि उसके पिता हैं। मायाराम जी के बाद माँ यानी अमित की माँ ये आ जाएगी। फिर मधु, मधु का स्पेलिंग देखिए, ध में उकार बड़ा यानी दीर्घ लगता है। उसके बाद सुरेंद्र को आप यहाँ भी रख सकते हैं क्योंकि वो अमित का भी मित्र है, इसलिए सुरेंद्र यहाँ भी आ सकता है। मायाराम जी है, माँ है, मधु है और धनीमल जी भी एक पात्र के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, जिनका रिश्ता, जिनकी बेटी का रिश्ता अमित से होने वाला था लेकिन वो किसी कारणवश टूट गया। सरिता का चरित्र जो है वो भी कम समय के लिए ही आता है, लेकिन अमित के पात्र के अमित से ही संबंधित ये चरित्र भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे पात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं अमित से संबंधित है। और भी कुछ पात्र हैं जो मीनू से संबंधित है ऐसा हम कह सकते हैं, और उन पात्रों में हम देखते हैं, क्योंकि वहां जगह कम बची थी इसलिए इन पात्रों को यहाँ रख रहा हूं। राजो जो है, ये राजो कौन है आपको अच्छी तरीके से याद होगा। राजो इस घर की नौकरानी की बेटी है जो मीनू के साथ मेरठ में तब रहने आती है जब वो वकालत की प्रैक्टिस करने लगती है। तो राजो है। और इसका चचेरा भाई जो है, राजू की चचेरे भाई का नाम आप जानते हैं क्या है? राजू का चचेरा भाई जिसकी मदद जो मीनू है उसने की थी, अभी मैं भी नाम उसका भूल गया हूँ। तो उसके उसकी मदद मनोहर, सॉरी, चचेरा भाई जिसका नाम मनोहर था उसकी मदद मीनू ने की थी। तो कुल मिलाकर ये भी पात्र उसके साथ संबंधित हो जाते हैं, मीनू के साथ संबंधित हो जाते हैं। तो इन पात्रों की कहानी के माध्यम से हमें पूरी तरीके से ये कहानी फिर से याद हो जाएगी कि मीनू एक छोटे परिवार में पैदा हुई लड़की है। बचपन में उसकी ख्वाहिश है कि वो वकील बने। माँ बाप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बेशक माँ सबसे ज्यादा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगती है और उसकी
होशियारी, उसकी तरक्की को देखकर माँ ये बात मान जाती है कि वह सच में मीनू को आगे पढ़ाना चाहिए। मीनू आगे बढ़ती जाती है, मास्टर डिग्री प्राप्त कर लेती है, एमए की परीक्षा पूर्ण करती है, हिंदी से उत्तीर्ण कर लेती है और उसके बाद वो वकील बनना चाहती है। लेकिन इसी बीच उसकी शादी की बात होने लगती है। सांवले रंग के कारण और छोटे कद के कारण उसे कई लड़के शादी से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। तब वो आगे पढ़ने का निर्णय लेती है। इसी के बीच में अमित का रिश्ता उसके लिए आ जाता है और ये रिश्ता भी ठुकरा दिया जाता है। केवल इसलिए ठुकरा दिया जाता है क्योंकि धनीमल की बेटी सरिता के साथ अमित का रिश्ता होना चाहिए, ऐसा उसकी माँ को लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो 5 लाख रुपए दहेज में देने वाले हैं। अब ये दहेज की रकम के कारण वे एक चाल चलते हैं कि मीनू के घर पत्र भेज देते हैं कि उन्हें मीनू नहीं, उनकी छोटी बेटी आशा पसंद है। और इस तरीके से ये रिश्ता टूट जाता है। और बाद में मीनू के पिता को कोई उनका मित्र समझाता है कि ठीक है, अगर वो आशा का हाथ मांगते हैं तो आशा की शादी कर दो। तो आशा की का रिश्ता लेकर फिर अमित के घर बेचारे दयाराम जी गए हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि ये तो उनके साथ धोखा हुआ है, अमित की शादी तो पहले से ही सरिता के साथ तय हो रही है और उनको तो बस केवल अपमानित करने के लिए इस तरीके का पत्र लिखा गया था, तो वे वापस घर आ जाते हैं। तो मीनू का परिवार इस अमित के परिवार से पूरी तरीके से घृणा से भर जाता है और इसके बाद मीनू निर्णय कर लेती है कि अभी चाहे जो हो जाए वो शादी नहीं करेगी, केवल पढ़ाई करेगी। पढ़ाई का निर्णय कर लेती है। वकालत की पढ़ाई के लिए वो मेरठ जाना चाहती है और 3 साल तक कड़ी मेहनत के साथ वो वहां एक एक कक्षा में अच्छे मार्कों से, अच्छे अंकों से पास होती रहती है, उत्तीर्ण होती रहती है। इस बीच पहले वर्ष में ही दयाराम जी को दिल का दौरा पड़ा, उनकी सेहत बहुत नाजुक हो गई और आसार, संभावना कुछ ऐसी बनी कि मीनू की आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन धीरे धीरे दयाराम जी ठीक हुए और मीनू ने आगे की पढ़ाई पूरी करने का निर्णय ले लिया। इसके बीच में जब बुआ जी आई तो बुआ जी ने इसमें घी, क्या कहते हैं, आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हालत ऐसी रहती है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तुम्हारी 2 बेटियों की शादी कौन करेगा। उन्होंने तो उनकी, यानी दयाराम जी की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन मीनू ने इन सारी बातों पर जीत हासिल करके, लोगों के ताने सुनकर भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब वो पढ़ाई कर रही थी, इसी बीच अमित के परिवार में क्या हो रहा था या अमित के जीवन में क्या हो रहा था, तो अमित के लिए रिश्ता आया सरिता का। और धनीमल जी की बातों से धीरे धीरे पता चलने लगा कि वे दरअसल क्या चाहते। तो वे चाहते थे 3 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीद कर दें और 2 लाख रुपए दहेज में दें। तो 3 लाख का फ्लैट वो क्यों देना चाहते थे? 3 लाख का फ्लैट वो देना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अमित शादी के बाद सरिता के साथ अपनी अलग गृहस्थी बसाएगा, अलग रहेगा, तो उसके लिए रहने की सुविधा होनी चाहिए। यानी वे अमित को उसके परिवार से अलग करना चाहते थे। और किसी भी हालत में ये ना तो मायाराम जी को मंजूर था, ना तो माँ को मंजूर था, या उसे खुद को भी मंजूर नहीं था। तो ये रिश्ता टूट गया। और इस रिश्ते के टूट जाने के बाद अमित का भी दिल टूट गया था क्योंकि अमित मीनू को ही पसंद करता था। आज भी उसे लगता था कि उसके लिए योग्य लड़की मीनू ही। तो समय बीतता चला गया। इसी के बीच में जब मीनू की आखिरी वर्ष की परीक्षा थी वकालत की, उसी के बीच में अमित का एक्सीडेंट हो जाता है। लगभग 6 महीने तक उसे पलंग पर पड़े रहना पड़ता है। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। इसी बीच मीनू को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि जो कुछ हुआ उसमें अमित का कोई दोष नहीं था। तो अमित के प्रति और उसके परिवार के प्रति मीनू के मन की जो घृणा है, नफरत है, वो कम हो जाती है। और फिर अमित को और उसके परिवार को भी इस बात का एहसास होता है कि मीनू ही वो योग्य लड़की है। फिर अमित के पिता मायाराम जी मीनू के घर आते हैं और फिर एक बार मीनू का हाथ शादी के लिए मांगते हैं। जब ये बात मीनू को पता चलती है तो मीनू इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि पश्चाताप के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत लंबे समय तक संबंध बिगाड़ कर रखना अच्छी बात नहीं है। इस बात को मीनू के चरित्र से हम समझ सकते हैं। फिर
मीनू की शादी तय हो जाती है, फिर एक बार अमित से। अब इस शादी में भी अधिक खर्च ना करके या फिजूल खर्ची न करते हुए किसी की मदद की जाए, ऐसा विचार मीनू के मन में आया था। राजो, जो कि उसके घर की नौकरानी की बेटी है, उसके चचेरे भाई का नाम है मनोहर। उससे जब मुलाकात होती है मीनू की, तब वो देखती है कि उसके सीधे हाथ की 3 उंगलियां कट गई और एक पैर भी कटा हुआ है। वो कहीं नौकरी करता था किसी फैक्ट्री में और अपाहिज हो गया है, अब वो काम नहीं कर सकता। वो उसके घर शादी का घर समझकर काम मांगने के लिए आया। दरअसल उसे देखकर वो सोचती है कि इसे क्या काम दिया जाए। फिर जो पैसे बचने वाले थे, उन बचे हुए पैसों से वो मनोहर के लिए एक पान की दुकान लगा देती है, जिसमें बैठकर आराम से वो अपनी 2 उंगलियों से भी सही पान लगा सकता है और कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होकर या आत्मनिर्भर होकर अपनी जिंदगी आगे की चला सकता है। तो मीनू ने न केवल खुद आत्मनिर्भर होकर दिखाया, बल्कि दूसरे की मदद करके उसे भी आत्मनिर्भर होने की या बनाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से मीनू का चरित्र शुरू से लेकर अंत तक बहुत अधिक ऊंचाई को प्राप्त करता हुआ हमें नजर आता है। तो हम इस उपन्यास को इस तरीके से देखेंगे कि ये उपन्यास हमें अपने जीवन में संघर्षों के साथ आगे बढ़ने की और निरंतर अपनी जीवन की सफलता को प्राप्त करने की होड़ में लगे रहना चाहिए, ये सिखाता है। नया रास्ता कहानी की मुख्य पात्र मीनू भले ही है, वो एक लड़की जरूर है, लेकिन केवल लड़कियों के लिए वो प्रेरणादायी नहीं है। तो वो सभी के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए ये प्रेरणादायी चरित्र बनकर हमारे सामने आ जाती है। याद रखिएगा, जहां से इस उपन्यास की शुरुआत हुई है, वहां लेखिका ने यानी सुषमा अग्रवाल जी ने पहले ही ये बात मान्य की है कि उन्हें एक खबर पढ़कर इसे लिखने की प्रेरणा मिली, जिसमें एक युवती ने, एक लड़की ने आत्महत्या की, केवल इसलिए क्योंकि उसके माता पिता के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। क्या किसी को केवल दहेज की रकम के लिए खुद की जिंदगी को खत्म कर देना योग्य है? बिल्कुल नहीं। तो किसी भी लड़की को अपने पैरों पर खड़ी होना, आत्मनिर्भर बनना, उसके लिए प्रयास करना, कठिन मेहनत करना कितना जरूरी है, ये समझाने का प्रयास ये उपन्यास हमें करता है। न केवल लड़कियों के लिए, लड़कों को भी अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए, कुछ सफलताओं को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है या मेहनत करनी चाहिए, और जीवन में निराश न होते हुए हर कदम को आगे बढ़ाते हुए आगे निकल जाना चाहिए। यही प्रेरणा इस उपन्यास से हमें प्राप्त होती है। तो चाहे प्रश्न जिस भी तरीके से हो, बेसिक या इसकी आधारशिला क्या है, इसका बेस क्या है, तो बेस है इस तरीके की प्रेरणा प्रदान करना, जो मनुष्य को हर समय काम आ सकती है। ठीक, इस उपन्यास में कुछ भी अगर दिक्कत हो तो हम क्लास के बाहर भी या स्कूल में आप कभी भी मुझसे संपर्क कीजिए, फिर मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अब इस उपन्यास के बाद हम थोड़ी सी निबंध की चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा कि निबंध में आप लोगों को कई बार मैं कुछ बातें बता चुका हूँ, आज फिर एक बार वो बात बताता हूँ। बस 1 मिनट में ये बात खत्म कर दूंगा। निबंध अभी आपका 12 अंक के लिए, तो थोड़ा सा निबंध का आकार भले ही कम हो गया है। यहाँ 200 शब्दों की मर्यादा हमें रखी गई है। 200 शब्दों में इस निबंध को हमें पूरा करना है। लेकिन एक बात याद रखिए, 200 शब्दों को पूरा करने के लिए भी आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि निबंध का विषय जैसे ही आपके पास आ जाता है, तो पहली बात है उस पर सोचिए, कम से कम 1 मिनट इस निबंध के विषय पर सोचिए और मुद्दे बनाइए। लास्ट वाले पेज पर आप मुद्दे बनाइए। अगर आपके मुद्दे 1, 2, 3, 4 हो जाते हैं, तो उसमें प्लस यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ होगा प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, जो भी विषय होगा उसको आप इंट्रोडक्शन उसका करेंगे, और यहाँ जो प्लस है इसका मतलब है उपसंहार।
उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूजन, आपको उस विषय को समेटना होता है। यहाँ प्रस्तावना आएगी पहले मुद्दे से पहले, और बीच में कम से कम 4 मुद्दे हों। 4 मुद्दों के लिए, हर मुद्दे के लिए आपने 4 या 5 लाइन भी लिख दिया ना, तो भी आपके 200 शब्दों की मर्यादा आप आगे पूरी कर सकते हैं। उपसंहार में आप अपना विचार रखिएगा कि आपको इस विषय के संदर्भ में क्या लगता है। अब इन जो बीच के जो ये 4 मुद्दे हैं, कम से कम 4 या 5 भी मुद्दे आप रख सकते हो। इसके बीच में आप कोटेशन डालिएगा, ठीक है। इसके बीच में आप पंक्तियां यानी कविता की कुछ लाइनें डालिएगा। और जब भी आप कोटेशन डालते हो या पंक्तियां डालते हो, या आप कोई श्लोक, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मध्य गोविंद, इस तरीके का कोई श्लोक डालते हो, या और भी कोई बात आपको विशेष बात जो है वो याद आती है उसे डालते हो, तो एक याद रखिएगा कि मान लीजिए कि आपका यहाँ तक लिखना पूरा हो गया, ये लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद वाली भी लाइन छोड़ दीजिए, और उसके बाद वो कोटेशन आप लिखिए। मतलब आप ये समझिएगा कि जो कोटेशन होगा, कोटेशन से पहले एक लाइन और कोटेशन के बाद में एक लाइन छोड़कर कोटेशन लिखना है। और अगर हो सके तो उस कोटेशन के नीचे आप पेंसिल से अंडरलाइन भी कर दीजिए, ताकि वो कोटेशन हाईलाइट हो जाए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और मैंने कोटेशन के लिए आप लोगों को ये बताया भी था कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की होती है। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने शिक्षा के बारे में कुछ कहा हो, स्वामी विवेकानंद जी ने स्वास्थ्य के बारे में, मन के स्वास्थ्य के बारे में, योग के बारे में कुछ कहा हो, या आप कह सकते हो कि महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता के बारे में कुछ कहा हो। तो ये जो बातें होंगी उनकी, उन बातों को आप इसमें कर सकते हो, वो बातें आप इसमें बता सकते हो कोटेशन में, कि वे कहा करते थे, गांधी जी कहा करते थे कि स्वच्छता के बिना समाज का विकास असंभव है, कहा करते थे। और कहा करते थे डैश, उसके बाद लाइन छोड़ दो, फिर उनकी जो लाइन होगी वो नीचे आएगी, उसके बाद आप आगे बताना शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा, निबंध में कम से कम 2 या 3 कोटेशन होने ही चाहिए। 2 या 3 कोटेशन से होगा क्या, 2 या 3 कोटेशन से आपकी बात जो परीक्षक है उसके पल्ले पड़ेगी, उसे लगेगा कि भाई इसने इस विषय को गहराई से समझकर इसे समेटा है। तो निबंध में 12 में से 12 मार्क आप पा सकते हो। पूरे मार्क जो हैं वो आपको निबंध में मिल सकते हैं, अगर आप निबंध को इस ढंग से लिखोगे तो पूरे के पूरे मार्क आपको मिल सकते हैं। और अगर ऐसे ही शब्दों को फेंकते हुए आप चले जाओगे तो याद रखिएगा, निबंध में आपको 8 या 7 मार्क से ज्यादा मार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसी तरीके की तैयारी बहुत जरूरी है। तो पहला काम है निबंध में आपका 1 मिनट का या 1.5 मिनट का कम से कम चिंतन, उसके बारे में सोचना, सोचने के बाद मुद्दे बनाना, मुद्दे बनाने के बाद मुद्दों को आधार बनाकर लिखना। लिखते समय भी पहले इंट्रोडक्शन करना यानी प्रस्तावना लिखना। प्रस्तावना ये शब्द लिखा नहीं जाता, बस उस विषय के बारे में आपकी धारणा, आपकी सोच, आपके विचार क्या है ये आप बताओगे। उसके बाद आप मुद्दे जो आपने बनाए हैं, 4-5 जो मुद्दे बनाए हैं, हर मुद्दे को आपको बड़े पैमाने पर लिखना है, और वहां पर कोटेशन भी डालने हैं। कोटेशन इस तरीके से डालने कि वो हाईलाइट हो जाए, दिखें, ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन छोड़ देनी है, और उसके बीच में कोटेशन लिखना है। कोटेशन के नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करना है और लाइन खींचनी है, और फिर आगे बढ़ना है। उपसंहार किसी भी निबंध में बहुत जरूरी होता है। उपसंहार का मतलब कंक्लूजन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि, या संक्षेप में कहा जा सकता है कि, इस तरीके से उस लाइन की शुरुआत होनी चाहिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि, या मेरे विचार से इस तरीके से आप उस उपसंहार को यानी कंक्लूजन को शुरू कर सकते हो। आगे की बात है पत्र। अब पत्र में 2 तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक और औपचारिक और अनौपचारिक। दोनों तरीके के पत्रों का स्वरूप आप लोगों को अच्छी तरीके से स्वयं देखना है।
कि सेवा में कहाँ आएगा, दिनांक कहाँ आएगा, महोदय कहाँ लिखा जाएगा, आखिर में क्या लिखना है, घरेलू पत्र में यानी अनौपचारिक पत्र में क्या करना है, औपचारिक पत्र में क्या करना है, ये आप खुद देख लीजिए, क्योंकि ये बात इतनी बार की जा चुकी है कि ये बात मुझे लगता है कि पूरी तरीके से आपको याद हो गई होगी। सिर्फ याद होकर काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली आप इसको यूटिलाइज भी करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो 7 नहीं, अभी ये 8 मार्क के लिए हो गया है। 8 में से 8 मार्क आप यहाँ भी पा सकते हो। 8 मार्क जो है वो पत्र के हैं, 12 मार्क जो है वो निबंध के हैं। इस तरीके से ये ए सेक्शन 20 मार्क का है, और 20 मार्क का आप तो जानते ही हैं कि एकांकी और उपन्यास दोनों जो हैं वो 10-10 मार्क के लिए हैं। ये आपको पेपर का फॉर्मेट अच्छे से पता है। तो मुझे लगता है कि इतनी जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत काम की होंगी। आप तैयारी कर ही रहे होंगे। पूर्व परीक्षा में यानी प्रीलिम एग्जाम में आपका प्रदर्शन कैसा है, इस पर आगे की बातें तय होती है। तो आप मेहनत कीजिए, और ये जो 2-3 वीडियो होंगे इन्हें ध्यान से देखिए, और जो कुछ आपकी बातें बच रही होंगी उससे ये वीडियो देखते समय मार्क कीजिए कि हाँ, मैंने औपचारिक और अनौपचारिक का स्वरूप नहीं देखा है। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। विषय तो कोई भी आ सकता है, तो इसका स्वरूप आपको फिर से देखना पड़ेगा, या निबंध में मुद्दे कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पर आप काम कीजिए। सोच विचार करके आगे बढ़िए। निबंध लिखते समय मन में ही सोच रहे हो और डायरेक्ट निबंध लिख रहे हो, ये गलत होगा। मुद्दे बनाना ज्यादा जरूरी होगा, और फिर आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी होगा। देखिए, हड़बड़ी करने से पहले आप प्रश्न को समझिएगा, उस पर 30 सेकंड 20 सेकंड हर प्रश्न पर सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा, और फिर आगे बढ़िए। तो आपको लिखने में सुविधा होगी, वरना आप बस लिखते जाओगे। हाँ, और एक बात कि लिखते समय आप क्या लिख रहे हो इसे थोड़ा देखते हुए भी आगे बढ़िए, ताकि गलतियां यानी स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो आपके ना हो, वर्तनी की गलतियां ना हो। क्योंकि कई बार पढ़ते समय हमारा में, को, से, पर ये सब छूट जाता है। तो वो अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप वहां पर उसको ऐड कर सकते हो, डाल सकते हो। अगर कुछ गलत हो जाता है, सिर्फ एक लाइन खींचिए, समझ में आ जाएगा कि वो कट किया हुआ है। हर प्रश्न के बाद, हर उप प्रश्न के बाद ये एक लाइन ड्रॉप करना छोड़िए, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आपका पेपर क्लीन और नीट लगे। दूसरी बात, पेपर में 2 साइड में मार्जिन बनाइए, एक इस साइड में एक इस साइड में, ताकि आपका पेपर अच्छा लगे। कुछ भी इधर भी कुछ लिखा है, उधर भी कुछ लिखा है, आधा शब्द इधर आधा शब्द उधर, इस तरीके की गलतियां बिल्कुल भी ना कीजिए। ठीक है, आप सबको इस वीडियो के बाद मैं